गुड इवनिंग स्टूडेंट। ठीक है भाई, चलिए देखिए आज हम स्टार्ट करेंगे अपना ये फर्स्ट वीडियो है मेरा। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट के मैसेजेस आ रहे थे कि सर कुछ करिए। ठीक है ना, तो मैंने सोचा यूट्यूब के थ्रू आया जाए भाई, ये एक अच्छा मीडियम है और आप तक पहुंचा जा सकता है इजीली। ठीक है ना, तो अभी जानते ही हैं आप ये कोविड के वजह से लॉकडाउन है, तो ऑलमोस्ट सभी ऑफलाइन क्लासेस जितनी भी हैं ऑफलाइन बंद हैं, ऑनलाइन ही हो पा रहा है। तो मैंने सोचा कि ये आप तक पहुँचाया जाए। ठीक है, तो देखिए आज हम स्टार्ट करेंगे अपना महाराष्ट्र बोर्ड का सेकेंड चैप्टर का। ठीक है ना, क्या नाम है इसका? सॉल्यूशन। आप बोर्ड पर देख पा रहे होंगे। ठीक है ना, ये बहुत फेमिलियर चैप्टर है, हर एक कोई इवन जो 11th का स्टूडेंट प्रमोट होकर 12th में गया वो भी इसको देख सकता है, और जो 12th वाले हैं वो भी इसको रिवाइज एज ए रिवीजन के तौर पर देख सकते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल सा चैप्टर है। ठीक है ना, एक दो तीन टाइप के न्यूमेरिकल्स आएंगे इसमें, और छोटा सा चैप्टर है। इवन जो रिड्यूस पार्ट है वो जो कट कर दिया गया है अभी इस सिचुएशन में, करंट सिचुएशन में, तो वो थोड़ा सा इवन डिफ़िकल्ट होता था, बट वो रिड्यूस कर दिया गया है, तो अभी चैप्टर और इजी हो गया। ठीक है, देखिए हर एक लोग फेमिलियर होते हैं सॉल्यूशन क्या होता है, किसी दो चीज़ को मिलाएंगे कुछ नया बन जाएगा, दैट इज़ कॉल्ड सॉल्यूशन। ठीक है, बट एक बात ये अच्छी बात है ना इस चैप्टर की कि आपको कोई बहुत ज़्यादा कुछ मतलब बेसिक की रिक्वायरमेंट नहीं है इस चैप्टर को समझने के लिए। ठीक है, क्योंकि जैसे आप ऑर्गेनिक पढ़ते हैं, रिएक्शन आपको समझना है तो आपको जीओसी आना चाहिए। ठीक है ना, विदाउट जीओसी यू विल नॉट एबल टू सॉल्व। ठीक है ना, आप रिएक्शन नहीं कर पाएंगे, उसको समझ नहीं पाएंगे, रट्टाफाई करेंगे और एंड ऑफ द डे एग्ज़ाम में भूल जाएंगे, ये ऐसा होता है। बट सॉल्यूशन के लिए इस चैप्टर को, फिजिकल का ये चैप्टर है, इसको समझने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ बेसिक नहीं, सिर्फ एक दो बातें आपको मालूम होना चाहिए। व्हाट इज़ मोल, हाउ टू कैलकुलेट मॉलिकुलर मास, और जिसको आप मॉलिकुलर वेट भी कहते हैं। ये एक दो चीज़ें अगर आपको मालूम है तो आप इस चैप्टर में आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। अभी जैसे फॉर एग्जांपल सॉल्यूशन है, तो जैसे आपने एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। ठीक है, आपने शुगर को और वाटर को मिला दिया तो इससे बन गया सॉल्यूशन। ठीक है ना, शुगर वाटर का एक क्या जूस टाइप सॉल्यूशन बन गया। बट ये जो सॉल्यूशन है ना, क्या हमेशा इन्हीं दो को मिला के सॉल्यूशन बनेगा? ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। बहुत सारी चीज़ों को डिफरेंट फिजिकल स्टेट वाले को आप मिलाएंगे और सॉल्यूशन बन जाएगा। तो सॉल्यूशन में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। क्लियर है? तो अब हम कैसे पहचानें कि सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है? तो इसको समझने के लिए हमारे पास दो मेथड है। ठीक है, दो मेथड है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक बात ये भी यहाँ पर क्लियर करते चलूँ कि ये इंट्रो का पार्ट है। ठीक है ना, हम नेक्स्ट वीडियो में इसको डिटेल में चैप्टर में अंदर इंटर करेंगे। अभी ये कैसा है, इंट्रो वाला पार्ट है। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर क्या बनता है, सॉल्यूशन। अब ये क्या होते हैं, इनको कैसे समझा जाए कि इन दोनों में से कौन सा सॉल्यूट है और कौन सा सॉल्वेंट है, उसके लिए हमारे पास दो मेथड है। ठीक है ना, उसको समझने से पहले चलिए एक काम करते हैं, इसी को देख लेते हैं पहले क्या होता है। तो देखिए पहला पॉइंट क्या है सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बारे में। सॉल्यूट उसको कहेंगे जो लेस अमाउंट पे रहेगा, मैं यहीं पर लिख रहा हूँ, जो लेस अमाउंट पे रहेगा। ठीक है ना, उसको क्या कहेंगे, सॉल्यूट। और जो मोर अमाउंट पे रहेगा उसको क्या कहेंगे, सॉल्वेंट। क्लियर है भाई? ठीक है, ये बहुत सिंपल पॉइंट था। ठीक है ना, मोर अमाउंट पे जो रहेगा उसको कहेंगे सॉल्वेंट, और जो लेस अमाउंट पे रहेगा उसको कहेंगे सॉल्यूट। सॉरी, बट ये पॉइंट तो समझ में आया। बट ये कैसा है, देखो जैसे फॉर एग्जांपल सॉल्यूट मान लेते हैं, आपने A प्लस B को मिला दिया, करेक्ट है। ए भी कौन से फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है इसका फिजिकल स्टेट, और बी का भी कैसा है, सॉलिड फॉर्म में है। तो इसको आप वे कर सकते हो, इसका वेट निकालिए। मान लीजिए ये 10 ग्राम आ गया, फॉर एग्जांपल 10 ग्राम आ गया, इसका वेट निकाला आपने, इसको भी वेट निकाल लिया, ये मान लेते हैं 50 ग्राम आ गया। तो जो मोर अमाउंट में है उसको तो आप बोल देंगे सॉल्वेंट। क्या बोल देंगे भाई, सॉल्वेंट। तो इसका मतलब बी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा, क्योंकि ये इसका अमाउंट क्या है, ज़्यादा है। और ए का अमाउंट क्योंकि कम है तो इसको हम क्या बोल देंगे, सॉल्यूट। क्लियर? बट ये लॉजिक ना फेल हो जाता है ये लॉजिक फेल हो जाता है और बच्चे समझ भी नहीं पाते हैं इसको। क्या, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास A प्लस बी है, और A मान लेते हैं लिक्विड में है और B किस में है, सॉलिड में है। अब दोनों का फिजिकल स्टेट ही क्या हो गया, अलग हो गया। अब जब फिजिकल स्टेट हो गया तो आप लेस और मोर का लॉजिक नहीं लगा सकते, ये रॉन्ग हो जाएगा। आपको कोई बोले कि 10 मीटर बड़ा है कि 10 सेकेंड बड़ा है, तो आप कैसे बता पाओगे? मीटर एक अलग क्वांटिटी है, चलो नंबर भी चेंज कर देता हूँ, 20 सेकेंड कर देते हैं। 10 मीटर बड़ा है कि 20 सेकेंड, तो आप नहीं बता पाओगे, क्योंकि दोनों का क्या भाई, दोनों की यूनिट क्या है, फिजिकल स्टेट और यूनिट क्या है, अलग है। तो ऐसे केस में क्या करना रहेगा आपको,
ऐसे केस में इसका आंसर आपको सॉल्यूशन से मिलेगा। कहाँ से मिलेगा? सॉल्यूशन से। आपने इन दोनों को मिलाया, इनसे आपको क्या मिल गया? सॉल्यूशन मिल गया। क्या मिल गया भाई? सॉल्यूशन मिल गया। ठीक है। अब सॉल्यूशन का जो फिजिकल स्टेट है वो डिफाइन करेगा कि इसमें से कौन सा सॉल्वेंट रहेगा, सॉल्यूट। अगर मान लेते हैं कि सॉल्यूशन का जो फिजिकल स्टेट है वो लिक्विड आ गया, क्या आ गया भाई? लिक्विड आ गया, तो इन दोनों में जो लिक्विड था वो सॉल्वेंट बन जाएगा ऑटोमेटिकली। क्लियर हुआ? फिर से समझो इसको। सॉल्यूशन का अगर फिजिकल स्टेट लिक्विड आया तो इन दोनों में जो लिक्विड रहा होगा वो क्या बन जाएगा? सॉल्वेंट बन जाएगा। क्लियर? केस 1। केस 2 ले लेते हैं। अगर सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट सॉलिड आ जाता तो फिर यहाँ पर जो सॉलिड था ना वो क्या बन जाता? सॉल्वेंट बन जाता। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये दो मेथड, ये वाला तो बहुत फेमस है, ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट जानते हैं जो 12th में पढ़ते हैं, और जो 11th वाले भी इसको समझते होंगे कि जो लेस अमाउंट में रहेगा वो क्या होगा? सॉल्यूट होगा, और जो मोर अमाउंट पे रहेगा वो क्या होगा? सॉल्वेंट होगा। बट ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो जैसे इस केस में शुगर और वाटर को आपने मिला दिया। अब मान लेते हैं शुगर आपने कितना ले लिया? हाफ kg ले लिया। कितना ले लिया भाई? हाफ kg ले लिया। और वाटर कितना ले लिया? 1 लीटर ले लिया। अब आप दोनों को मिलाएंगे तो बहुत ऑब्वियस बातें हैं कि जो आपका सॉल्यूशन रहेगा वो लिक्विड फॉर्म में ही रहेगा, क्योंकि 1 लीटर बहुत ही ज़्यादा होता है। हाफ kg उसमें इजीली डिज़ोल्व हो जाएगा। तो हाफ kg उसमें डिज़ोल्व हो जाएगा तो सॉल्यूशन का जो फिजिकल स्टेट आएगा वो लिक्विड आएगा। तो यहाँ पर जो लिक्विड था वो आपका क्या बन जाएगा भाई? सॉल्वेंट बन जाएगा। आई थिंक अभी क्लियर हो गया होगा। तो इस तरीके से आप किसी भी सॉल्यूशन का जो दो कॉन्स्टिट्यूएंट है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, उसको आप डिफाइन करते हैं। ठीक है ना? ये 2 पॉइंट मैंने बता दिए। क्या? एक लेस अमाउंट वाला और एक मोर अमाउंट। और दूसरा पॉइंट क्या है? फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट डिफाइन करेगा कि कौन सॉल्वेंट होगा, कौन सॉल्यूट होगा। क्लियर? ठीक है, इसको यहाँ पर कॉपी करिए, फिर आगे हम बढ़ते हैं। चलिए, कॉपी हो गया भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है ना? फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर सॉल्यूट मैंने बता दिया और यहाँ पर सॉल्वेंट, इसको समझते हैं। जैसे नॉर्मली 3 फिजिकल स्टेट आप पढ़ते हो, कौन कौन सा? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। क्लियर है? और सॉल्वेंट भी 3 हो सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। क्लियर है? अब देखो इनका ना, ये एक बार क्या हो सकता है, मैं पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ। एक सॉल्यूट आपका सॉलिड हो जाए, सॉल्वेंट भी आपका क्या हो जाए? सॉलिड हो जाए। सेकेंड केस में सॉल्यूट आपका सॉलिड रहे, सॉल्वेंट आपका क्या हो जाए? लिक्विड हो जाए। ठीक है ना? थर्ड केस में सॉल्यूट आपका सॉलिड हो जाए और ये सॉल्वेंट आपका क्या हो जाए? गैस हो जाए। तो एक सॉलिड से 3 पॉसिबिलिटी बनेगी। उसी तरह सिमिलरली एक लिक्विड से 3 पॉसिबिलिटी बनेगी और एक गैस से 3 पॉसिबिलिटी बनेगी। मीन्स आपस में कोई भी रैंडम इक्वेशन, कोई भी रैंडमली दोनों को चूज़ किया जा सकता है और उन दोनों को मिलाने से उनका क्या बन जाएगा? सॉल्यूशन बन जाएगा। क्लियर? ठीक है। अच्छा, एक और बात यहाँ पर बताई जाती है कि सॉल्यूशन क्या होता है? इट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है ना? होमोजीनियस मिक्सचर मतलब जिनको आप मैकेनिकली सेपरेट ना कर सको। ठीक है ना? उनके जो पार्टिकल साइज़ होते हैं वो बहुत ही छोटे हो जाते हैं। ठीक है ना? तो ये सॉल्यूशन की बातें हैं। ठीक है, चलिए ये तो हो गया सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या क्या हो सकते हैं। तो तीनों में से कोई भी पॉसिबिलिटी है आप इधर का उधर ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो इस चैप्टर की रिक्वायरमेंट है, जो बेसिक बातें आपको समझनी हो, क्या है? मोल और मॉलिक्यूलर मास कैसे फाइंड आउट किया जाए। ठीक है ना? हालांकि मोल अपने आप में एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, उसको डिस्कस करेंगे तो बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स बन सकते हैं, बट हम यहाँ पर बहुत ज़्यादा उसके डीप में नहीं जाएंगे, नहीं तो हमारा ये चैप्टर क्या हो जाएगा? लेंदी हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, उसकी कुछ बेसिक पॉइंट्स उसको उठा लेंगे मोल से, जो हमको यहाँ पर इस चैप्टर में यूज़ करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मोल्स क्या होता है? ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं मोल्स के बारे में। ठीक है ना? व्हाट इज़ मोल? पहला ही क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ मोल? ठीक है ना भाई, मोल ही क्या होता है? ठीक है ना? तो देखिए, मोल कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको बहुत ही ज़्यादा हाइपर हुआ जाए। स्टूडेंट हाइपर हो जाते हैं, मोल को समझ नहीं पाते हैं, मोल के क्वेश्चन कर नहीं पाते, और मोल के क्वेश्चन नीट तक के लेवल तक आता है। ठीक है ना? तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। कुछ बेसिक बातें मैं यहाँ पर बताऊँगा, बहुत ज़्यादा डिटेल में उसके नहीं जाऊँगा। ठीक है ना? मोल एक जस्ट नंबर है। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे 1 डजन मैं बोलूँ, ठीक है ना? हिंदी में दर्जन वर्जन बोलते हैं। 1 डजन मीन्स कितनी चीज़ें भाई? 12 थिंग्स। ठीक है ना? कितनी भाई? 12 थिंग्स। क्लियर है? जैसे फॉर एग्जांपल 1 डजन पेन, 1 डजन पेन, तो 1 डजन पेन मीन्स 12 पेन। कितना सिंपल है। ठीक है, 1 डजन जब बोलते हैं तो किसी भी मतलब छोटा सी बच्चा, अरे
5 and 6 और 7 ईयर ओल्ड का भी आपको बता देगा 1 डजन मीन 12 थिंग्स, ठीक है ना। 1 डजन बनाना, 12 बनानास, ठीक है ना। 1 डजन फैन, 1 डजन मार्कर, 1 डजन बोर्ड, 1 डजन एनीथिंग, कितना हो जाता है 12। तो किसी को 12 नहीं बोलना है, समझ रहे हो। देखो कितनी इंपॉर्टेंट बातें हैं, ठीक है ना। थोड़ा सी लॉजिकली है, किसी को 12 नहीं बोलना है। 12 से ठीक है भाई, आई हैव समथिंग प्रॉब्लम, ठीक है ना। सामने वाले को बंदे को प्रॉब्लम है 12 बोलने से, तो वो क्या बोलेगा 1 डजन। इन अ सिमिलर वे, ठीक है ना, सिमिलर फैशन में किसी को इतने बड़े नंबर से प्रॉब्लम है, देखना देखना भाई, ये बहुत ध्यान से देखना, ठीक है ना। कुछ खतरनाक आने वाला है अभी, ठीक है ना। 1 and I think 1 2 3 4 5 6 7, यस। अब इस नंबर से किसको नहीं प्रॉब्लम है, ठीक है ना। पूरी दुनिया परेशान है इस नंबर से, ठीक है ना। ये नंबर अपने आप में इतना बड़ा, इवन इतना ना, अभी आपको मैं बताऊं कि अर्थ का पॉपुलेशन भी इतना नहीं पहुंचा है। अर्थ का पॉपुलेशन 7 बिलियन क्रॉस किया है, और ये कितना है, ये बिलियन का बिलियन है, ठीक है ना। ये बहुत ही बड़ा नंबर है, इतना बड़ा नंबर है कि इसको काउंट करने जाएंगे ना तो मिलियंस ऑफ ईयर्स लग सकते हैं, ठीक है ना, एक एस्टिमेट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इस नंबर को बोलना, ठीक है ना, इवन जैसे आप हिंदी में बोलते हैं ना, ठीक है ना, इकाई दहाई ऐसा बोलते हैं तो उसको आप काउंट भी नहीं कर सकते। हाँ, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, 602 हेक्सिलियन, ये वर्ड है इसके लिए, ठीक है ना, हेक्सिलियन वर्ड है, ठीक है ना। ये 21 ज़ीरोस के लिए, ठीक है। तो इतने बड़े नंबर के साथ कैलकुलेशन करना, डील करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, डिफ़िकल्ट। तो किसी को इतना बड़ा नंबर नहीं बोलना है, ठीक है ना। इसको एब्रीवेट कैसे करेंगे, इसका शॉर्ट फॉर्म कैसे लिखेंगे, हम यहाँ तक पॉइंट लाते हैं। देखो यहाँ तक 21 ज़ीरो आ जाएगा, आप काउंट कर सकते हैं, और ये 22 और ये 23, तो हम इसको लिखेंगे 6.02। हमने 23 डिजिट्स इधर शिफ्ट हुए, ठीक है ना, तो इसको क्या लिखेंगे, 10 का पावर 23। क्लियर हुआ। इसको बहुत सारे बुक में 6.022 और 023 भी लिखा रहता है, तो उतना मैटर नहीं करता, ठीक है ना। हम एक राउंड फिगर नंबर थोड़ा, ठीक है, सिंप्लीफाई नंबर ले रहे हैं, इंटू 10 का पावर 23। इतना बड़ा नंबर है, इतना बड़ा नंबर बार बार बोलना, इसको लिखना, राइट करना, ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा आपके लिए, किसी के लिए भी, ठीक है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, इतने बड़े नंबर को आप क्या कर रहे हो, सब्सटीट्यूट कर रहे हो। जैसे 12 एक छोटा नंबर था, 12 बोल सकते हो, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 12 को भी नहीं बोलना था तो आपने क्या बोल दिया, 1 डजन। उसी तरीके से इस नंबर को नहीं बोलना है तो आप क्या बोल देंगे, 1 मोल। क्लियर, दिस इज़ व्हाट 1 मोल इज़ ऑल अबाउट, ठीक है। तो ये है भाई आपका 1 मोल। 1 मोल इज इक्वल टू 6.02 इंटू 10 का पावर 23। अब 1 मोल ऑफ एनीथिंग, ठीक है ना, 1 मोल ऑफ, सिर्फ एटम को ही मत काउंट करो। जैसे 1 मोल ऑफ दिस मार्कर, ठीक है ना, 1 मोल ऑफ दिस मार्कर इज हाउ मच मार्कर, इतना मार्कर। क्लियर। 1 मोल ऑफ फैन, 1 मोल ऑफ एनी पर्सन, 1 मोल ऑफ बोर्ड, 1 मोल ऑफ डस्टर, ये सब कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। तो इतना बड़ा नंबर है, क्लियर है। तो इस नंबर को हम बार बार इतना नहीं लिखेंगे, शॉर्ट फॉर्म में इतना लिख सकते हैं, और इससे भी शॉर्ट करना हो तो आप सिंपली क्या बोल दें, 1 मोल। आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा कि 1 मोल क्या होता है। तो 1 मोल इज जस्ट अ नंबर। एक दो और एग्जाम्पल से इसको समझते हैं ठीक है ना, इसको समझते हैं। देखिए, जैसे मैं लिखूं कि 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है ना, नाइट्रोजन गैस की बात करते हैं, N2 गैस। क्लियर है। तो ये कितना हो जाएगा, नॉट एक नाइट्रोजन गैस नहीं, 1 मोल मतलब 1 नाइट्रोजन नहीं, कितना नाइट्रोजन, दिस होल नंबर, ठीक है ना। इमेजिन करो कितना ज़्यादा है, 6.02 इंटू 10 का पावर 23 नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। क्लियर, ठीक है ना। तो 1 मोल 1 मॉलिक्यूल के भी इक्वल नहीं होता। बहुत लोग इसको बोलते हैं कि अरे मोल बोल दो या मॉलिक्यूल बोल दो, वो समझते हैं कि दोनों करेक्ट है, बट दिस इज रॉन्ग। 1 मोल इज़ नॉट इक्वल टू 1 मॉलिक्यूल। 1 मोल कितने मॉलिक्यूल के इक्वल होता है, ये भाई, ठीक है ना। तो प्लीज़, ठीक है ना, इसको याद रखना, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इस चैप्टर में आपको काम आएगा। इस चैप्टर में आगे जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो उसमें ये सब काम आएगा, ठीक है। क्लियर। जैसे 1 मोल ऑफ और कुछ नाइट्रोजन की जगह पे कुछ और भी आप रख सकते हैं, जैसे आप कार्बन रख दो, हाइड्रोजन रख दो। चलो उसको देखते हैं, एक दो एग्जाम्पल और करके बताता हूँ, फिर आपको करता हूँ, ठीक है। इसको कॉपी करो इतना, ठीक है, कॉपी हो गया भाई। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसको एक दो एग्जांपल से समझते हैं मोल के बारे में। जैसे फॉर एग्जांपल 1 मोल ऑफ कार्बन, ठीक है ना। मैं सिर्फ एटॉमिक फॉर्म ले रहा हूँ उसका, ठीक है।
तो 1 मोल ऑफ कार्बन मीन्स व्हाट, कितने कार्बन, 1 मॉलिक्यूल, नो 1 मॉलिक्यूल नहीं, कितने कार्बन भाई, फिर से बोलो, 6.02 इंटू 10 का पावर 23 कार्बन एटम। क्लियर? तो अब अभी आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि 1 मोल मतलब क्या होता है। तो जब भी 1 मोल की बात आए तो ये नंबर को आपको याद रखना है। अच्छा, क्या इस नंबर का कोई नाम भी है? यस बिल्कुल, ऑफकोर्स इसका नाम भी है, 6.02 इंटू 10 का पावर 23, इसका नाम है एवोगैड्रो नंबर। क्या नाम है भाई? एवोगैड्रो नंबर, ठीक है, और एवोगैड्रोस नंबर, ठीक है, नंबर। इसको शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, कैपिटल एन और यहाँ सब्सक्रिप्ट में कैपिटल ए, स्मॉल ए मत लिखना, नहीं तो सोडियम बन जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो इसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं, एवोगैड्रो नंबर, ठीक है, क्लियर। तो सिमिलरली एक दो और समझते हैं एग्जांपल में, जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना हो जाएगा, बोलिए, आप बताइए, ट्राई करिए। 6.02 इंटू 10 का पावर 23 हाइड्रोजन एटम। क्लियर? अच्छा, तो अगर 1 हाइड्रोजन एटम या 1 कार्बन एटम की बात की जाए तो कैसे करेंगे आप? तो 1 के लिए क्या करेंगे, देखिए आप इसको यहाँ पर डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 1, ठीक है ना। जैसे इसको समझते हैं, ये कितने के लिए है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इंटू यहाँ पर देखिए, फिर से देखिए, 6.02 इंटू 10 का पावर 23 इंटू में 1 लिख सकता हूँ, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पर नंबर तो चेंज होगा नहीं। तो 1 हाइड्रोजन एटम, ठीक है। तो 1 हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू व्हाट, दिस डिवाइडेड बाय 1/6.02 इंटू 10 का पावर 23 इज इक्वल टू 1 हाइड्रोजन एटम। क्लियर? नाउ एज यू कैन सी, देखो एक एटम कितना, मतलब 10 का पावर इसको ऊपर लेके जाएंगे तो -23 बन जाएगा। क्लियर? तो इससे ये भी समझ में आता है ना। अच्छा, इसका एक दूसरा जो साइड है ना, उसको हम समझते हैं कि अगर इतने कार्बन एटम को मैं काउंट करूं तो उसका वेट निकालूं तो कितना वेट होना चाहिए, ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, समझे कि नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल ये मान लेते हैं, ये 20-30 ग्राम का मार्कर होगा, इसका मैं इतना मार्कर ले लूँ, 6.02, ठीक है ना, बोर्ड भर गया था 0 से, याद है ना, एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। तो इतना अगर मार्कर ले लूँ तो कुछ इसका भी जो वेट है ना वो मिलियंस में चला जा सकता है। यस, कोई डाउट नहीं इसमें, ठीक है ना। अगर एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन 60 और 70 kg का मैं अगर काउंट करने लग जाऊँ, कितना, इतना 1 मोल ले लूँ, 1 मोल ऑफ एनी पर्सन जिसका वेट कितना हो 60 to 70, तो पता नहीं कितना, मतलब बिलियंस और कौन सा वर्ड उसके लिए यूज़ करूँ, आई डोंट नो, ठीक है ना, वो क्रॉस कर जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं बताऊं कि इतने कार्बन को अगर आप वेट करो, एक 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, और जब इतने कार्बन आप काउंट कर लें और उसका जब वेट निकालें ना, तो जो सरप्राइजिंग फैक्ट है ना, और जो सरप्राइजिंग थिंग है जो यहाँ पर आता है, वो आता है क्या, देखो, इतने कार्बन का जब आप वेट निकालने जाएंगे, ये मज़ेदार बात है, ध्यान से सुनना, ये कितना आएगा, जस्ट 12 ग्राम, ठीक है ना। मतलब एकदम दिमाग ख़राब करने वाला डाटा है ये, ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। 12 ग्राम आ रहा है, वो मतलब 1 kg भी नहीं आया, ½ kg भी नहीं आया, जस्ट 12 ग्राम। और उसको भी छोड़ो, वो तो 12 ग्राम आया ना, ये जस्ट ये हाइड्रोजन की बात करूँ ना, इतने हाइड्रोजन को जो आप किसी कंटेनर में, फॉर एग्जांपल के लिए कहीं चीज़ में आप स्टोर करें और उसको वेइंग मशीन पर रखें और उसका जब वेट निकालें तो कितना आएगा, जस्ट 1 ग्राम। मजाक हो रहा है भाई, मजाक क्या हो रहा है, मजाक हो रहा है, ठीक है ना। तो ये 1 ग्राम कैसे आया, ये 12 ग्राम कैसे आया, तो इसका आंसर आपको मिलता है फ्रॉम पीरियोडिक टेबल, ठीक है ना। पीरियोडिक टेबल में जिसका जो एटम का एटॉमिक मास है वो 1 एटम का मास नहीं है। बच्चे यहीं पर गलती कर जाते हैं, स्टूडेंट यहीं पर ही मिस्टेक करते हैं। वो क्या समझते हैं कि एटॉमिक मास ऑफ कार्बन मतलब एक एटम का मास, एक कार्बन एटम का मास कितना है, 12 ग्राम। दिस इज़ रॉन्ग। वो एक एटम का नहीं है, वो कितने का है, 1 मोल ऑफ कार्बन का है। क्लियर हुआ ये पॉइंट। पीरियोडिक टेबल में जो एटॉमिक मास बताया गया है किसी भी एलिमेंट का, वो एक एटम का नहीं है, वो कितने का है, 1 मोल ऑफ एटम का है। मतलब वो कितने एटम का है, 6.02 इंटू 10 का पावर 23 कार्बन का 12 ग्राम है, नॉट ओनली 1 कार्बन का। आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा। इसको और क्लियर करते हैं और एक दो एग्जाम्पल से समझते हैं। इसको कॉपी करिए जल्दी से। ओके भाई, कॉपी। चलिए देखते हैं, इसको समझते हैं, ये ग्राम वाला क्या मैटर है, ठीक है ना। ठीक है, जो भी है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है ना।
जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आपको पीरियोडिक टेबल का कुछ मैं बता देता हूँ। जैसे ऑक्सीजन है आपके पास, एटॉमिक नंबर तो आप 8 बोलते हैं, बट एटॉमिक मास नंबर 16 बोलते हैं। क्लियर, नो प्रॉब्लम। नाइट्रोजन है, मैं रैंडमली एग्जांपल ले रहा हूँ, क्या बोलते हो आप, 7 बोलते हो, और कितना कहते हो, 14, इवन 14.01 समथिंग होता है, आप रफली हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद और क्या ले लेते हैं, जैसे हाइड्रोजन है, एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक मास नंबर भी 1, नो प्रॉब्लम। कार्बन, एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक मास नंबर 12, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो ये जो है ना, ये ऊपर वाले डाटा, ये जो एटॉमिक मास है सबके, ठीक है, समझ पा रहे हो, ये एक का नहीं है। मतलब क्या है कि अगर आप 1 मोल लोगे, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम सिर्फ ले लिया आपने, क्या ले लिया, नाइट्रोजन एटम, तो कितने नाइट्रोजन एटम, क्या एक नाइट्रोजन, नो नो नो, रॉन्ग हो जाएगा, कितना, 6.02 इंटू 10 का पावर 23 नाइट्रोजन एटम। और जब इतने एटम को आप कहीं पर रखोगे वेइंग मशीन में और वेट निकालोगे तो कितना आएगा, 14 ग्राम। आई थिंक अभी क्लियर हुआ होगा, ठीक है ना, बोलो भाई अभी क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है ना। कितना आया, 14 ग्राम आया। उसी तरीके से सिमिलरली अगर मैं बात करूं, किसकी बात करूं, कार्बन की बात करूं, ठीक है ना। कार्बन 1 मोल ऑफ, ठीक है ना, 1 मोल ऑफ कार्बन, कितना कार्बन, 6.02 इंटू 10 का पावर 23 कार्बन, ठीक है ना। इतने कार्बन, एक कार्बन का नहीं, फिर से मैं बता रहा हूँ, जो एटॉमिक मास है पीरियोडिक टेबल में वो इतने नंबर का है। अब वो चाहे कोई भी एटम रख लो आप, ठीक है ना। तो इतने कार्बन एटम का कितना आ गया, 12 ग्राम आ गया। क्लियर हुआ। इससे एक आइडिया मिलता है ना, इससे एक रफली आइडिया मिलता है कि जो एटम होते हैं उनका साइज़ कितना छोटा होता है। आप खुद सोचो ना कि अगर इतना बड़ा नंबर, जो अभी अर्थ का पॉपुलेशन भी नहीं पहुंचा, इससे मिलियंस टाइम कम है, वो नंबर को आप एक एक करके काउंट करके कहीं पर रख रहे हो और उसका वेट निकाल रहे हो, और आंसर कितना आ रहा है आपका, सिर्फ 12 ग्राम आ रहा है। तो इससे ये आइडिया मिलता है कि एटम्स नेचर में कितने छोटे होते हैं, और वो ऑलमोस्ट कितने होते हैं आप सभी जानते हैं, 10 का पावर -15 साइज़ का न्यूक्लियस होता है, ठीक है ना, ठीक है ना, इतना छोटा, ठीक है ना। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। अच्छा ये सब तो छोड़ो, ये भी फिर भी 14 ग्राम 12 ग्राम है। हाइड्रोजन को देख लो भाई को, ये तो अपनी अलग ही दुनिया में रहते हैं। देख लो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, कितना हाइड्रोजन, 6.02 इंटू 10 का पावर 23, और इसका वेट कितना आया, जस्ट 1 ग्राम ठीक है ना। कितना आ गया भाई, जस्ट 1 ग्राम आ गया। क्लियर है। तो ये हो गया कि 1 मोल कितना नंबर होता है और उनका पीरियोडिक टेबल से एटॉमिक मास के साथ क्या रिलेशन है। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट, आपको ये मोल आपको समझ में आ गया। अभी मोल का एक फार्मूला बाकी है, तो वो फार्मूले से हम कैसे मोल निकालेंगे वो, और नेक्स्ट थिंग इज़ व्हाट, मॉलिक्यूलर मास, और जिसको आप मॉलिक्यूलर वेट भी बोलते हो, ठीक है ना, वो कैसे निकालेंगे। ये 2 बातें आप समझ लेंगे तो इंट्रो आपका कंप्लीट हो जाएगा, आप चैप्टर में इंटर करने के लिए रेडी हो जाएंगे। ठीक है, कॉपी करिए। क्लियर, चलिए ठीक है, अब मोल क्लियर हो गया। नाउ लेट्स जंप इनटू फार्मूला। ठीक है ना, मोल का फार्मूला क्या होता है, मोल को नॉर्मली हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, इसका फार्मूला क्या होता है, बहुत सिंपल सा है, गिवन मास और मास की जगह पे आप वेट वर्ड यूज़ कर सकते हो, और मॉलिक्यूलर मास। ठीक है ना, ये सिंपल सा फार्मूला आपका। अब ये तो आपको दिया रहेगा, ये डाटा देना चाहिए उसको। ठीक है ना, कि वो कितना वेट आप ले रहे हो। ठीक है ना, ये आपको मालूम होना चाहिए। ये नॉर्मली ये कभी कभी दे भी देता है और कभी कभी नहीं भी मेंशन करता है, तो इसको समझते हैं। ये मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे, देखें, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है ना, मॉलिक्यूलर मास किसी भी कंपाउंड का, किसी भी मॉलिक्यूलर फार्मूला का कैसे निकाला जाएगा। फॉर एग्जांपल, बहुत सिंपल है, एग्जांपल से समझते हैं। जैसे H2O का मॉलिक्यूलर मास कितना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ठीक है ना, कि जो एटम है आपके मॉलिक्यूलर फार्मूला में, जो एटम है उनको, उनका सबका एटॉमिक मास आप ऐड कर दो। सिंपल। जैसे हाइड्रोजन कितना है, 2 हाइड्रोजन है और 1 हाइड्रोजन का मास, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। क्लियर। प्लस कितना ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन है, इंटू 1 ऑक्सीजन है, इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर हुआ। अच्छा, ये एटॉमिक मास कहाँ से मिलेगा, ये आपको पीरियोडिक टेबल से डायरेक्टली मिल जाएगा। 2 इंटू हाइड्रोजन का एटॉमिक मास अभी पीछे हमने देखा 1 था, प्लस 1 ऑक्सीजन, और 1 ऑक्सीजन का एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर 8 है बट एटॉमिक मास कितना है, 16 है। 2 इंटू 1 2 प्लस 1 इंटू 16 16, आंसर आ गया 18 ग्राम।
ठीक है ना। हाँ, यहाँ पर एक मिस्टेक ये होती है स्टूडेंट से कि इसका जो मोलिकुलर मास है उसका यूनिट आप सिर्फ क्या लिखते हो 18 ग्राम, बट ये रॉन्ग हो जाता है। क्या लिखना है आपको 18 ग्राम पर मोल लिखना है। अब ये पर मोल कहाँ से आ गया भाई, पर मोल कहाँ से आ गया, आप मुझे खुद बताइए कि हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास 1 था, क्या वो एक एटम का था क्या, नहीं था, वो कितने का था 1 मोल का था। फिर से मैं बता रहा हूँ, यहाँ देखना 1 मोल 6.02 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1 ग्राम, करेक्ट है ना। तो जो 1 ग्राम है वो एक हाइड्रोजन का नहीं है, 1 मोल का है, ठीक है ना। इसीलिए आप पर मोल आप यूनिट में लगाओगे, ठीक है ना। ये स्टूडेंट से गलतियाँ होती है। तो मॉलिकुलर वेट और मॉलिकुलर मास का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, ग्राम पर मोल होता है, ठीक है ना। 16 किसी एक पर्टिकुलर, जैसे ये एक मार्कर है ये 20 ग्राम, ऐसा नहीं है, ये एक मान लेते हैं ये मार्कर की जगह पे मैंने ऑक्सीजन पकड़ा हुआ है, तो ये एक ऑक्सीजन का 16 ग्राम नहीं है, कितने ऑक्सीजन का है, इतने ऑक्सीजन का, एवोगैड्रो नंबर, क्लियर हुआ। इसीलिए मॉलिकुलर मास के यूनिट में क्या आएगा, ग्राम पर मोल आएगा, ऑलवेज रिमेंबर क्या आएगा, ग्राम पर मोल आएगा, क्लियर हुआ। तो इस तरीके से आप मॉलिकुलर मास निकालेंगे। इसको एक दो और एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है ना। स्पेस थोड़ा कम है, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, ठीक है ना। इसको कॉपी करिए फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, एक दो और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मिथेन है आपके पास, CH4 इज मिथेन, ठीक है ना। इसका मॉलिकुलर मास क्या होगा, देखिए इसका मॉलिकुलर मास कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है। कितने कार्बन है, एक कार्बन है, तो 1 इंटू कार्बन का एटॉमिक मास 12, क्लियर है। अभी मैं थोड़ा सी डायरेक्ट लिख रहा हूँ, प्लस कितने हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है, कितने हाइड्रोजन है 4, एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, आंसर आ गया 16 ग्राम पर मोल। रिमेंबर पर मोल आएगा यूनिट में, ठीक है ना। क्या आएगा, ग्राम पर मोल आएगा, क्लियर है, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, इसका अमोनिया का ले लेते हैं। अमोनिया का मॉलिकुलर मास कैसे निकाला जाए, अमोनिया का मॉलिकुलर मास कैसे निकाला जाए भाई, देखिए बहुत सिंपल है। एक नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन 1 है, तो 1 इंटू नाइट्रोजन का पीरियोडिक टेबल में मास कितना है 14 है, ठीक है ना। प्लस 3 हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोजन का कितना 1, तो आंसर आ गया 17 ग्राम पर मोल। इस तरीके से आप मॉलिकुलर मास निकालेंगे और वही मॉलिकुलर मास यहाँ पर आपको रखना पड़ेगा और उससे क्या मिल जाएगा, आपका मोल मिल जाएगा, क्लियर है, ठीक है। कॉपी करिए, कॉपी हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, देखते हैं इसको, ठीक है। जैसे अब मॉलिकुलर मास आप समझ गए हैं, ठीक है ना। एक लास्ट एग्जांपल करा रहा हूँ सुक्रोज का, ठीक है ना, कि सुक्रोज क्या होता है। सुक्रोज आपको मालूम होना चाहिए, C12, जो आपका केन शुगर, नॉर्मल जो शुगर होता है ना, उसी को सुक्रोज बोलते हैं, C12H22O11, ठीक है ना। इसका मॉलिकुलर फार्मूला और मॉलिकुलर मास कैसे निकालेंगे, ठीक है। मॉलिकुलर मास कितने कार्बन है, 12 कार्बन है और एक कार्बन का कितना 12, क्लियर है भाई। आगे हाइड्रोजन कितने हैं 22 हैं और एक हाइड्रोजन का कितना 1, प्लस ऑक्सीजन कितना है 11, ठीक है ना। एक ऑक्सीजन का कितना 16। ऐसे आप इन सब का पूरा निकाल के इनको पूरा मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो ये ऑलमोस्ट आ जाएगा 342 ग्राम पर मोल, ठीक है ना। आप कैलकुलेट कर सकते हैं, क्लियर। तो ये है सुक्रोज। तो ऐसे किसी का भी आपको बोल देगा, यूरिया का बोल देगा। हाँ, कभी कभी ये प्रॉब्लम होगा आपको कि जैसे सुक्रोज बोल दिया, अब आपको मॉलिकुलर फार्मूला ही नहीं मालूम है, तब फिर आप नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। तो आपको कुछ ऐसे कंपाउंड है इस चैप्टर में, जैसे यूरिया हो गया, सुक्रोज हो गया, ग्लूकोज हो गया, ठीक है ना। इन सब का आपका मॉलिकुलर फार्मूला मालूम होना चाहिए। जैसे यूरिया क्या होता है, यूरिया क्या होता है NH2C+O NH2, क्लियर है। ये क्या होगा, यूरिया, क्लियर, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग एक कार्बन है, 2 नाइट्रोजन है, 4 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है। सबका आप एटॉमिक मास क्या कर दो, ऐड कर दो, आपको मिल जाएगा मॉलिकुलर मास, क्लियर, ठीक है भाई। कॉपी कर लिए, इसका आप निकालिए, मैं आपको रफली आइडिया बता दे रहा हूँ कितना आएगा, 60 ग्राम पर मोल आएगा, ठीक है ना, ठीक है। और कुछ होमवर्क दे रहा हूँ मैं आपको, होमवर्क में क्या है ये आप खुद ट्राई करेंगे, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल CH3C+OH, ठीक है ना। ये क्या है, इसका नाम क्या है, एसिटिक एसिड, क्या है ये, एसिटिक एसिड, C6H12O6, ठीक है ना। ये क्या है भाई, ग्लूकोज है, ये क्या है भाई, ग्लूकोज है, ठीक है ना। और फ्रुक्टोज का भी सेम मॉलिकुलर फार्मूला होता है, नंबर 1, नंबर 2। और आपको क्या दे दूँ मैं, फॉर एग्जांपल C2H6 इथेन दे दिया आपको, ठीक है ना। इथेन मिल गया आपके पास। और आपके पास कोई एग्जांपल रफली आप खुद आप अपने आप से भी कोई भी मॉलिकुलर फार्मूला लेके आप कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद
ये 2-3 करिए, आपको आइडिया मिल जाएगा कि कैसे निकालना है। क्लियर? ठीक है, चलिए कॉपी करिए और इसको होमवर्क को करिए। ठीक है, ठीक है। देखिए अब यहाँ तक क्लियर हो गया है। ठीक है, अब लास्ट टॉपिक है आज हमारा। ठीक है ना, इस वीडियो का लास्ट टॉपिक वो क्या है, हाउ टू कैलकुलेट मोल्स। ठीक है ना, हाउ टू कैलकुलेट मोल्स। तो बहुत सिंपल है, जैसे क्वेश्चन आपको ऐसा आ सकता है। ठीक है ना, बेसिक क्वेश्चन है, हाउ मैनी मोल्स। ठीक है, हाउ मैनी मोल्स प्रेजेंट इन 18 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, 18 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, ठीक है, तो समझते हैं इसको। अब वाटर क्या होता है, आपको देखो फॉर्मूला आपको मालूम है, वाटर होता है आपका H2। ठीक है ना, सॉल्यूशन है इसका, वाटर आपका क्या होता है H2। क्लियर है, H2 है, इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल लो। मॉलिक्यूलर मास MMS से लिख रहा हूँ मैं सिंपली, अभी आपने पहले निकाला है, 2 हाइड्रोजन का 2, 1 ऑक्सीजन का 16, तो इसका आ जाएगा 18 ग्राम पर मोल। क्लियर है। नाउ गिवन मास क्या दिया आपको, 18 ग्राम। गिवन मास आपको ऑलरेडी उसने दे दिया है कि इतने ग्राम में कितना मोल होगा, ये क्वेश्चन है। ठीक है ना, गिवन मास कितना दे दिया है, 18 ग्राम। तो बहुत सिंपल हो गया। ठीक है ना, n इज इक्वल टू गिवन मास आपको 18 दे दिया है ग्राम, और ये भी कितना दे दिया है, 18 ग्राम पर मोल। ग्राम ग्राम गेट्स कैंसिल, 18 से 18 कैंसिल हुआ, ये आ गया 1, मोल नीचे माइनस है, ऊपर जाके क्या बन जाएगा, प्लस। तो 18 ग्राम का पानी का कितना मोल बनेगा, 1 मोल बनेगा। क्लियर है। आई थिंक इससे क्लियर होगा कि आपका मोल कैसे फाइंड आउट करना। ऐसे किसी का भी आपको किसी का भी पूछ सकता है, वाटर की जगह पे कुछ और ले, अमोनिया ले लेता और इसका कुछ ले लेता है एग्जांपल में, इसका ये जो गिवन मास है ये उस देगा, ये गिवन मास है। ठीक है ना, ये कम ज़्यादा कुछ भी दे सकता है। वाटर से आपको क्या मालूम पड़ा, वाटर क्यों बोला, वाटर से आपको ये मालूम पड़ा कि उसका मॉलिक्यूलर मास कितना है। ठीक है ना, जो कि यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। तो इस तरीके से आप नंबर ऑफ मोल्स किसी भी कंपाउंड का निकाल सकते हैं। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ठीक है, चलिए जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं 5 मिनट्स में क्या क्या पढ़ा। देखिए सॉल्यूशन चैप्टर हमने स्टार्ट किया। सॉल्यूशन में हमने पढ़ा कि किसी 2 चीज़ को मिलाएंगे, जैसे बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी मीन्स 2। तो बाइनरी सॉल्यूशन में क्या क्या होगा, एक होगा सॉल्यूट और एक होगा सॉल्वेंट। सॉल्यूट किसको कहेंगे, जिसका अमाउंट क्या होगा, कम होगा। सॉल्वेंट किसको कहेंगे, जिसका अमाउंट ज़्यादा होगा। दूसरा ये है कि अगर फिजिकल स्टेट दोनों का अलग अलग आ जाए तब कैसे निकालेंगे, तब निकालेंगे सॉल्यूशन के बेसिस पे, कि सॉल्यूशन का जो फिजिकल स्टेट रहेगा वो दोनों में से सॉल्वेंट का बन जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हमने देखा इस चैप्टर के इंट्रो में देखा कि आपको क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट है। तो मोल, हमने मोल समझा कि मोल क्या होता है, हालांकि बहुत ज़्यादा हम डिटेल में नहीं गए, लेकिन इतना पढ़ लिया जितना इस चैप्टर में यूज़ आ जाए। ठीक है, तो मोल क्या होता है, एक जस्ट नंबर है, बहुत ही बड़ा नंबर है अपने आप में। उतने बड़े नंबर को बार बार बोलना, ठीक है ना, पॉसिबल नहीं था, उसको डील करना ईजी नहीं था। तो हमने क्या सिंपली कर दिया, उसकी जगह पे 1 मोल। उस नंबर का नाम भी था एवोगाड्रो नंबर, जिसको एब्रीवेट किया गया 6.02 × 10⁻23। ठीक है, और उसको सिंबल से किसे रिप्रेजेंट किया, Na, कैपिटल N, और सब्सक्रिप्ट में कैपिटल A। फिर उसके बाद हमने देखा कि कोई हमारे फॉर्मूले से मोल कैसे फाइंड आउट किया जाए। तो मोल का फॉर्मूला क्या बन गया, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। क्लियर, गिवन मास वो आपको मेंशन किया रहेगा, मॉलिक्यूलर मास आपको निकालना पड़ेगा। मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए हमने डिफरेंट फार्मूला देखे, डिफरेंट एग्जाम्पल का कैसे निकाला जाएगा। सबका जो भी मॉलिक्यूलर फार्मूला है, सबका एटॉमिक मास आप ऐड कर दो, दैट इज़ योर मॉलिक्यूलर फार्मूला। फिर आप मोल कैसे निकालेंगे, मोल को नॉर्मली स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये कैसे निकाला जाएगा, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। हाउ मैनी मोल प्रेजेंट इन 18 ग्राम ऑफ वाटर, सिंपल। ठीक है ना, 18 ग्राम आपका गिवन मास हो गया। H2O का मॉलिक्यूलर मास आपको 18 ग्राम पर मोल, ये आपको निकालने आना चाहिए। और फिर नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए आप गिवन मास रख दोगे 30, और मोल का यूनिट क्या आ जाएगा, मोल आ जाएगा। क्लियर, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, चलिए।